हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवांश ऑनलाइन स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, 14 जुलाई को अपर पीसीएस का प्रीलिम्स परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। तो इसमें देखिए सीसेट ने इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है सीसेट का, क्योंकि सीसेट का जो इस बार का क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, आयोग ने इसको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको तो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब कि सिलेबस के आधार पर ही ये आपका सीसेट का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है सेम अच्छा बना हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं हर बार जो प्रीवियस ईयर पेपर जैसे कि 2021 का हम देखें और या फिर उससे पहले 2016 की बात करें, तो उस आधार पर अपनी तैयारी को क्या करते हैं आगे उसको ही फॉलो करते हैं। और जहाँ तक है जो एक सिलेबस आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उसको कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंसी नहीं दे पाते हैं। तो इसी वजह से फाइनली जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में यहाँ पर पेपर सामने आता है, जैसे कि कल हुआ था सीसेट का जो पेपर हुआ था, और सभी युवाओं का, सभी अभ्यर्थियों का यही कहना है कि काफ़ी मतलब हटके बना हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर किया है सीसेट ने, और जिससे कि बहुत से अभ्यर्थियों को मेंस में बैठने का मौका, वो मतलब जो चांस है उनका मेंस के लिए, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इससे क्या होगा, नुकसान ज़रूर होगा। क्योंकि इसमें देखिए हम लोग इसमें एनालाइज़ करेंगे और हर प्रकार के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर उनको देखेंगे कि किस प्रकार से पैटर्न सेट किया था। तो देखिए सीसेट का जो ये पेपर टू है प्रीलिम्स का, तो इसको हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन का एनालाइज़ करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो अभ्यर्थियों का इससे पहले भी कहना था कि साइंस से बैकग्राउंड यानी कि जिनका मैथ्स है उनके लिए तो ठीक रहता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग उनका काफ़ी जो पकड़ है थोड़ा अन्य जो आर्ट्स बैकग्राउंड से काफ़ी ठीक ठाक रहता है। लेकिन इसमें देखिए अगर हम बात करें, अगर देखें तो इसमें अगर जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको अगर नहीं भी अटेंड, इसमें अधिकतर जो हैं युवा मतलब अभ्यर्थियों ने अटेंड नहीं किया होगा, जाहिर सी बात है थोड़ा सा टफ बना हुआ था, एकदम से बेसिक से क्वेश्चन नहीं थे। क्योंकि अब इसमें दूसरी तरफ हम देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं इसमें स्टार्टिंग से कि क्वेश्चन का देखिए, जैसे कि यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में देखिए यदि अब देखिए कुछ को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें है क्या करना है। देखते हैं, यदि a इज़ ग्रेटर देन 1 हो तो निम्न को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग बढ़ते हुए आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है, सबसे अंदर यहाँ पर रूट है ना, रूट ऑफ a क्यूब, और फाइनली यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार से इसको देख के और इसको सॉल्यूशन करके फिर इसका क्रम यहाँ पर लगाना था। अब देखिए इतना समय होता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि 2 घंटे का समय था, यानी कि 2 से 4 बजे का जो इसका टाइमिंग था, 2 घंटे का समय था। इतना समय नहीं होता कि इतना ज़्यादा आप इसमें समय लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चन इससे क्या होता है, लॉस होता है ना। तो वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यदि 4 6 फिर उसके आगे एक सिंबल है इंटू 231 इंटू 49 इंटू 34 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक 2 हो, जब इसका जो गुणनफल है फाइनली उसके इकाई के स्थान पर अगर 2 अंक है बोल रहा है, तो संख्या 46 है, इसमें जो सिंबल है इस सिंबल में डैश के स्थान पर क्या होना चाहिए सदैव। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मैंने पहले ही डिस्कशन किया था, हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से मैंने एक स्टार्टिंग जब कर रहा था मैं सीसेट के लिए प्रिपेयर आपको करा रहा था, तो उसमें देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि एकदम बेसिक से किया था, ठीक है। तो बेसिक से उसका यही इम्पोर्टेंसी थी उस वीडियो की, क्योंकि बेसिक से देखिए इकाई दहाई और गुणनफल से संबंधित जो क्वेश्चन थे, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, जिससे कि हम लोग सोचते हैं यार ये क्या है, ये कैसे बन गया, मतलब
डीप उसमें एनालाइज करना पड़ता है, उतना समय होता नहीं है वहाँ पर। जब प्रैक्टिस आपकी होती है तो आपको एकदम से क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यदि प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, उस टाइप के क्वेश्चन ही हम लोग ने नहीं देखे होंगे, क्योंकि उस समय तो लगता है इकाई का अंक, दहाई का अंक क्या है क्या नहीं है, उस समय बड़ा ही वो इजी लगता है कि ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन शायद नहीं बनेंगे। लेकिन क्या होता है, उसके आधार पर बनते हैं ना क्वेश्चन, तो वो आप लोग नहीं देखते हैं उस समय, तो लॉस होता है फाइनली। तो यही लॉस हुआ है यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को, ठीक है। तो देखिए अगला है क्वेश्चन, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में ली गई हैं, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 384 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 4 अभाज्य, अब भाज्य अभाज्य देखिए हम लोग की सीरीज चल रही थी तो वहाँ पर मैंने ये सब कुछ डिस्कशन किया हुआ था। तो 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लेनी है, आरोही का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है, देखिए साफ साफ दिया है, और अंतिम तीन जो है संख्याओं का गुणनफल 1000 मतलब कि 1001 है, ठीक है, अंतिम 3, और प्रथम का 384 दिया गुणनफल और अंतिम 3 का 1001 दिया। तीसरी अभाज्य संख्या क्या है? तो इसको आप सॉल्व जब करने को बैठेंगे थोड़ा समय जरूर लेगा, लेकिन इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब वहीं देखिए अगला है, अब मैं यहाँ पर आंसर आपको फाइनली आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक एनालाइज हो रहा है जो मैथ्स में यहाँ पर ये हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। अब देखिए इसमें यदि n की पावर 5 एक विषम संख्या है, ठीक है, देखिए सम विषम, पहले तो यही पता नहीं होना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि सम क्या है, इवन एंड ऑड नंबर्स, देन उसके बाद ही इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, ठीक है, इसी पर बेस्ड। तो ये बना हुआ है, यदि n की पावर 5 एक विषम संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से गलत होगा, ठीक है। तो ये आपको एक क्या दे रखा है, एक यहाँ पर n की पावर 5 दे रखा है, जो कि एक विषम संख्या यानी कि वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब देखिए ऑड नंबर होगा तो इसमें बोल रहा है n क्या विषम है, ठीक है। सेकंड है क्या n की पावर 2 ये विषम है, या फिर c जो है n क्यूब सम है, या फिर d n की पावर 4 विषम है। तो क्या इसमें होगा, तो क्या लॉजिक इसमें लगेगा, तो सम विषम सबसे पहले इसका बेस था, तो उसके आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। इसके बाद देखिए, क्योंकि देखिए आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, ऑफिशियल आंसर की से ही आप लोगों का जो होगा वो बनेगा कि कौन सा एकदम राइट है। एक्चुअली जो एक्चुअल बनेगा इसका राइट आंसर वो फाइनली हमारे कहने से तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियली उसको देखेंगे ना, इम्पोर्टेंस तो उसी की है फाइनली, क्योंकि आयोग कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हो जाते हैं मिस्टेक बाय मिस्टेक से, मतलब चेंज हो जाते हैं, तो आंसर के लिए वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगला है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो देखिए अब इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है, पुरुष छात्रों की संख्या महिला छात्रों से 10 अधिक है। तो क्या पुरुष छात्रों की संख्या जो है वो क्या है, महिला छात्रों से 10 है ना। तो m = यानी कि मेल की जो संख्या है वो फीमेल से क्या है 10 ज़्यादा है, क्या है ना। तो यही इसका एक इक्वेशन, सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। जो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए तो काफ़ी बेसिक जो उनके क्योंकि क्लियर होते हैं। अब थोड़ा सा दिक्कत होती है आर्ट्स वालों को, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कैसे हमने समझना है क्वेश्चन को, एक समझ बनानी जो आगामी परीक्षाएँ होने वाली हैं, जैसे कि उत्तराखंड SI आने वाला है, या फिर अन्य PCS के आने वाले हैं और भी, ठीक है, लोअर PCS जो है आगे को आने वाला है। तो देखिए सेकंड बना हुआ है, पुरुष और महिला छात्रों के प्राप्तांक का औसत बराबर है, ठीक है। अब जो मेल और फीमेल छात्रों के प्राप्तांक का औसत, तो एवरेज ऑफ मेल इक्वल्स टू एवरेज मार्क्स ऑफ फीमेल, तो दोनों इक्वल हैं। तो ये भी एक हमको इक्वेशन दे दी है। तो इसमें क्या होना चाहिए बोल रहा है, अब क्या होगा कि केवल क्या पहला जो इक्वेशन है, जो पहला कथन बोल रहा है वो सही होगा, या फिर केवल दूसरा जो कथन है वो सही होगा, या फिर C दोनों इक्वल होंगे, या फिर D है न तो पहला न फिर दूसरा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देखना था। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
उषा और प्रीति के वेतन का अनुपात 5:4 है। ठीक है, तो दोनों के वेतनों का अनुपात दिया है, लेकिन वेतन नहीं दिया है, लेकिन वेतन का अनुपात दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए उषा का वेतन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो क्या ओनली अनुपात दे रखा है दो लोगों का, और जिसमें कि उषा का वेतन ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी चीज़ ज्ञात होना पर्याप्त रहेगा। पहला, प्रीति का वेतन उषा के वेतन का 80% है। ठीक है, जो प्रीति का वेतन है, प्रीति का वेतन मतलब कि सैलरी इक्वल्स टू प्रीति का वेतन जो है उषा के वेतन का यू सैलरी ऑफ उषा, इसका मतलब का 80% है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हमारे लिए क्या पर्याप्त होगी। या फिर सेकंड जो है, प्रीति का वेतन 80,000 रुपये प्रति माह है, तो इसमें से एक का वेतन हमें दे दिया है, जिसमें कि प्रीति का वेतन दे दिया है जो कि प्रति माह 80,000 है। तो देखिए अब हमें ज्ञात करना है उषा का वेतन। ठीक है, तो उषा के वेतन के लिए क्या पर्याप्त कौन सा रहेगा, क्या ये दोनों ही पर्याप्त रहेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंसी किसकी ज़्यादा रहेगी, या फिर दोनों की रहेगी, या फिर एक ही रहेगी। तो ये देखिए इस प्रकार से है। अब देखिए अगला, 19 की पावर 51 को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार के जो क्वेश्चनिंग थे यहाँ पर वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये जो एक गुणनफल दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस कैसे, ये जो इनके जो बेसिक्स हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, आप लोगों को पहले ही मैंने एक जो वीडियो अपलोड किया था उसमें इसकी बेसिक्स आपको समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, यदि किसी संख्या को 527 से भाग दिया जाता है, तो किसी संख्या को 527 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 37 बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है, किसी परीक्षा श्रृंखला में R, N और V द्वारा प्राप्त अंकों को नीचे दिए गए बार ग्राफ में दर्शाया गया है। देखिए ये बार ग्राफ है, इसमें देखिए निम्न कथनों में कौन सा सही होगा। पूरी परीक्षा श्रृंखला में N R और V से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो देखिए एक जो इसमें ये ग्राफ दे रखा है, इसमें परीक्षा 1 और परीक्षा 2, परीक्षा 3, परीक्षा 4, 4 परीक्षाओं का ओवरऑल विवरण इसमें दिया हुआ है, जिसमें कि V और R और N के द्वारा जो प्राप्तांक हैं तो इसमें दिए गए। जैसे कि पहली परीक्षा में V के 60 हैं, R के 40 हैं और N के जो है 70 हैं, यानी कि N यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और सबसे कम इसमें R है। अगली परीक्षा में देखिए N के सबसे ज़्यादा है, फिर R है, फिर V के प्राप्तांक है। परीक्षा जो तीसरी परीक्षा में R के सबसे ज़्यादा हैं, फिर V के हैं, फिर N के हैं। चौथी परीक्षा में V के सबसे ज़्यादा अंक हैं, फिर R है, फिर N है। तो इसमें देखिए आगे पूरी परीक्षा में N R और V से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो क्या इसमें दिख रहा है कि N के सबसे ज़्यादा अंक हैं, और सभी परीक्षा श्रृंखला में फर्स्ट परीक्षा में N के ज़्यादा है, सेकंड में N के ज़्यादा है, तीसरे में N के तो सबसे कम है, चौथे में भी N के सबसे कम है। तो अगला देखिए, पूरी परीक्षा श्रृंखला में V N और R से कम अंक प्राप्त करता है। तो जो V है N और R से कम अंक प्राप्त करता है क्या पूरी श्रृंखला में। तो V को आप देखेंगे, इसके सबसे कम होने चाहिए N और R से। V देखिए यहाँ पर R के ज़्यादा हो गए फर्स्ट वाले में, V के तो यहाँ पर ज़्यादा है R से, लेकिन N के ज़्यादा है। ठीक है, V यहाँ पर सबसे कम है, ये कथन यहाँ पर सही है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर देखिए N के सबसे कम है, V तो उससे ज़्यादा ही है, और यहाँ V के ही सबसे ज़्यादा है।
तो ये भी देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर कर रहा है। पूरी परीक्षा श्रृंखला में एन और आर वी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो क्या वी के पूरी परीक्षा श्रृंखला में सबसे कम मार्क्स है? क्या लग रहा है बार ग्राफ को देखते हुए? यहाँ पर सबसे कम है वी के, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर भी एन से ज़्यादा है, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा है। अगला पूरी परीक्षा श्रृंखला में एन और आर वी से कम अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि वी सबसे अधिक प्राप्त कर रहा है क्या पूरी परीक्षा श्रृंखला में? सबसे अधिक तो नहीं कर रहा है, सबसे अधिक एक यहाँ पर कर रहा है और यहाँ इसकी स्थिति थोड़ा सा कम है। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा कन्फ्यूजिंग ग्राफ है जरूर दिया है। इसके बाद देखिए पाई चार्ट जो दिया है इसमें 1200 शिक्षकों जो 5 विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं, इनका वितरण दिया हुआ है, जिसमें कि वाणिज्य 15%, गणित 25%, हिंदी 30%, अंग्रेजी 20% और साइंस यानी कि विज्ञान 10%। तो इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, गणित को M से, हिंदी को H से डिनोट कर रखा है, ये सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद है पहला जो 12वां है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्या है, H जो है H इक्वल्स टू, पहला है H इक्वल्स टू 2 ऑफ E माइनस S। क्या ये हो रहा है? यानी कि जो हिंदी है, हिंदी में जो परसेंट, हिंदी की जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगा, बराबर 2 गुना करना है E और माइनस S को, जो माइनस करेंगे तो उसका 2 गुना है क्या। वैसे ही M यानी कि मैथ्स की बात हो रही है, मैथ्स की जो संख्या होगी बराबर साइंस प्लस वाणिज्य की संख्या होगी मिला के। थर्ड है H प्लस E यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश इक्वल्स टू होगा मैथ्स प्लस कॉमर्स प्लस साइंस। तो इस प्रकार से इसे चेक करना था। फिर कथन कौन कौन से सही थे, क्या पहला और दूसरा ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक है, तीसरा या पहला ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं ठीक है। और इसी पर बेस्ड 13वां जो क्वेश्चन है, यदि M यानी कि मैथ्स को 8% बढ़ा दिया जाए तो S को 25% कम कर दिया जाए, तब गणित एवं विज्ञान दोनों विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या है। तो देखिए इनका परसेंट निकालना पड़ेगा, और जो कि है मैथ्स को 8% बढ़ा के और 25% साइंस को बढ़ा के देखना पड़ेगा, तब गणित एवं विज्ञान दोनों विषयों वाले पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो ये इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक थोड़ा सा देखिए, जो भी मैथ्स बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो थोड़ा बहुत बेसिक उनको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। देखिए इसमें ऐसा था, टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जैसे कि परीक्षा हॉल में रहता है, क्योंकि तुरंत क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप वहीं पर अटके रह गए और 5 से 10 मिनट का क्या कर दिया आपने, वहाँ पर समय को इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, सीधे आगे बढ़ना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो देखिए इसमें नीचे दी गई 5 आकृतियों में 4 आकृतियाँ, तो देखिए तो आकृति वाला क्वेश्चन है, एकदम ईजी होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसको ऐसा तो कुछ नहीं है कि साइंस वाले इसको कर पाएंगे या फिर आर्ट्स वालों के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए इसमें कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है। तो देखिए आकृतियों का भी मैंने एक रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट डाला था, इसमें आकृतियों के सेम, शायद ये क्वेश्चन सेम मैंने करा रखा है वहाँ पे। तो इसमें देखिए ये आकृति पहले में 2 जो पॉइंट बने हुए हैं ये बाहर से बने हुए हैं, और 3 पॉइंट, एक अंदर है और 2 इधर और उधर से हैं। इसमें देखिए सेम, इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऐसे करके क्लॉकवाइज में कर दिया, ऊपर को आ गया, और ये 3 इधर को आ गए, और ये वाला पॉइंट इधर आ गया। फिर थोड़ा सा और इसको किया, तो देखिए अब पॉइंट इधर 3 आ गए इस वाली डायरेक्शन में। अभी तक तो ऊपर वाली डायरेक्शन में 3 आ रहे थे, देख पा रहे होंगे। यहाँ भी सेम ही है, यहाँ भी वही है जो शुरू से चल रहा था, लेकिन इस वाले में जो है, इस वाले में थोड़ा सा अलग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट ये यहाँ पर आना था, तो यहाँ पर ना आते हुए इन्होंने इधर कर रखा है, ठीक है। तो ये भिन्न हो जाएगा, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके बाद अगला फिर से थोड़ा सा इक्वेशन वाला है। तो देखिए अब हम जो इक्वेशंस यानी कि जो मैथ्स से संबंधित क्वेश्चंस या फिर जो रीजनिंग के थोड़ा आपको टफ लग रहे हैं, उसको छोड़ते हुए अगर हम देखें, जिसको कि दोनों बैकग्राउंड के अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत
नहीं बननी चाहिए उन क्वेश्चन को लेकर, जिसमें कि देखिए अगर हम बात करें, एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंखला यानी कि सीरीज से, उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से तथा चौथी संख्या तीसरी से संबंध रखती है। ठीक है, तो ये जो 43 है ये किस प्रकार संबंध रखेगा अगले वाले से, जहाँ पर ये जो इन ABCD में से कोई एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि 21 है और 384, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, किसी ना किसी के स्क्वायर हैं यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर के हैं या फिर क्यूब के हैं उनको, तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी राइट आंसर यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो ज़रूर ये डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है विसंगत संख्या समूह को चुनना है, कौन सा अलग से है यहाँ पर वो देखना था। अब जैसे कि पहला है 169,5,144, तो देखिए 169 ये भी एक वर्गमूल है, 13 का स्क्वायर है, यानी कि 13 का स्क्वायर है। और वहीं अगर 144 ईजी है ये भी, तो 12। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ये 13 का आ रहा है, ये 12 का आ रहा है, डिफरेंस 1 का है ना। इन दोनों में जो डिफरेंस मतलब कि कोई डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है, यानी कि पहला वाला 13 आ रहा था, उसके जस्ट बाद वो 12। ठीक हो रहा है, मतलब ये एक सीरीज़ में चल रहा है। और अगर हम इसको देखें, अगर इन दोनों को जोड़ दें हम, 13 और 12 को अगर ऐड सम करें तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 और 1 1 2। ये जो 25 है ये स्क्वायर होता है 5 का। ठीक है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो ये आ रहा है 25, ये अपने आप में स्क्वायर किसका होता है, 5 का। तो इस प्रकार से जहाँ तक मुझे लग रहा है इस प्रकार से ये बनेगा। तो अगर इसी प्रकार से आप इसको भी चेक करेंगे तो इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, तो इसी प्रकार से देखिए आपने क्या करना है, जहाँ पर कुछ समझ में कोई लॉजिक लग रहा है तो उसी को आपने, उसको तो करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है और समय के अकॉर्डिंग चलना है। ये नहीं कि आप ज़्यादा समय लगा रहे हैं उसमें भी। ठीक है, स्पीड यहाँ पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए इस प्रकार के जो ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसमें देखिए ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम, ठीक है, इसमें कुछ बड़े बन रहे हैं कुछ छोटे बन रहे हैं। सबसे पहले हम अगर हम आउटर की बात करें, इसमें देखिए थोड़ा सा देखेंगे, ये जो ये वाला बन रहा है सबसे नीचे, ठीक है, ये, ठीक है, ये वाला बन रहा है ना। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बन रहा है, ऐसे बन रहा है कुछ। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से जो ट्रायंगल के जो नियम है, इसमें देखिए ओवरऑल कैसे काउंट करते हैं। जब इस प्रकार से जो 1 हो गया और यहाँ पर 2 काउंटिंग करते हैं ना, और इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, तो 1 और 2 को अगर ऐड किया तो कितना होगा, 3 हो जाएगा ना। तो ओवरऑल इसमें कितने ट्रायंगल, 3 त्रिभुज मिल गए। ठीक है, इसी फिगर में जो इतना वाला जो मैंने कर रखा है, 3 फिगर मिल गए ना। इसी प्रकार से इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी बन रहा है एक, ये ऊपर वाला बन रहा है जो, ठीक है, तो ऊपर से बन रहा है। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से बन रहा है ना, इस प्रकार से बन रहा है, और ये वाली लाइन भी है इसमें, है ना। तो सेम बन रहा है ना। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 और 2 अगर काउंट करेंगे तो इसमें भी 3 आ जाएंगे। तो 3A और 3A हो गए। ठीक है, 3 और 3 तो यहीं पर हो गए। ठीक है, डन। हाँ ठीक है, अब इसके बाद 3 और 3 ये वाला कंप्लीट, जहाँ तक मुझे लग रहा है तो ये कंप्लीट है नीचे से। ठीक है, 6 अभी तक हमें मिल गए थे। ओके, इसके बाद अब हम देखेंगे जो ये ऊपर वाला बन रहा है ना, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग इसमें भी सेम बन रहा है ना सेम। तो इसमें भी कितने बन जाएंगे, 3 यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ना। ठीक हो गया, तो 9 अभी तक हमें कितने मिल गए, 9 मिल गए, लिख लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए एक ये मिल रहा है यहाँ पर से, ये वाला, ये ऐड हो रहा है अलग से। ठीक है, 9 + 1 मतलब कि 10 हो गए। ठीक है, इसके बाद जो एक ये कंप्लीट बन जाएगा, यहाँ से इसको बेस को अगर हम कनेक्ट करते हैं इतना पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा। ओके, 10 के आसपास, 11 के आसपास हो गए ओवरऑल 11। और उसके बाद अगर हम इसको भी कनेक्ट करते हैं यहाँ से, ये वाला, ठीक है,
ये हो जाएगा +1 और हो गया, ठीक है, यानी कि 12 के आसपास मिल गए। इसके बाद एक और बचा, ये वाला जो बच रहा है ऐसे वाला, ठीक है, ये वाला बड़ा बाहर से आउटर +1, ओके, +1 यहाँ से ऐड किया, तो ओवरऑल समझ में आ रहा होगा आपको। तो कितने हो जाएंगे, 9, 10, 11, 12, 13 के आसपास तो हमें मिल गए, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको मतलब कि 13 से नीचे तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो इसके बाद आपको और अगर देखना है तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है, तो ये समांतर चतुर्भुज काउंट करने के बाद आपको इसमें आ जाएगा, जो कि सबके लिए इजी है। अब नेक्स्ट एक देखिए पैरा दिया था, अगर कोई जैसे अभ्यर्थी जो है अगर मैथ्स को इसमें अटेंड नहीं भी करते हैं ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं ना, हर कोई तो कर सकते हैं। तो इसमें देखना है, देखिए इसे पढ़ते हैं। 24, कुमार काम पर नया है, उसने नौकरी आरंभ की थी तो सोचा था कि वह विभाग प्रमुख को पसंद करेगा, परंतु कुमार अपने विभाग प्रमुख की कार्यशैली से बहुत प्रसन्न नहीं है। कुमार अपने विभाग प्रमुख की कार्यशैली से बहुत प्रसन्न नहीं है, उसे लगता है कि उसके काम पर पैनी नज़र रखी जा रही है, और जब भी उसने बैठक में योगदान करना चाहा, उसकी बातों को प्रमुख ने रुखाई के साथ नकार दिया। वास्तव में वह घुटन महसूस कर रहा है। तो देखिए इसको यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है विभाग में, तो जिससे कि इसको घुटन महसूस हुई है ना। कुमार को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, पहला है स्थानांतरण का यानी कि ट्रांसफ़र का अनुरोध करना चाहिए क्या। सेकंड है सेवा मुक्त हो जाना चाहिए क्या, यानी कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये भी कोई ऑप्शन जहाँ तक मुझे नहीं लग रहा ठीक ठाक, पहला भी मुझे नहीं लग रहा है ठीक ठाक है। कितना आप ट्रांसफ़र, कोई भी व्यक्ति है कितना ट्रांसफ़र ले सकता है ना। चलो एक से दूसरी जगह कर भी दे तो फिर वहाँ से भी वही स्थिति हुई तो फिर वहाँ पर भी दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। आगे सी, दूसरे सदस्यों से बातचीत कर यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वे विभाग प्रमुख को किस प्रकार प्रबंधित करते हैं। जहाँ तक है ये थोड़ा ठीक लग रहा है ना, थोड़ा सा कैसे वो मैनेज करे आखिर में कि ये समस्या सॉल्व हो जाए। डी है, चूँकि कुमार उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसे शेष बातों को नज़रअंदाज कर कार्य पर केंद्रित हो जाना चाहिए। देखिए कुछ नहीं कर सकता है वाली बात तो यहाँ पर थोड़ा मुझे नेगेटिव लग रही, क्योंकि घुटन महसूस कर रहा है ना, ये सभी चीज़ कब तक वो ये सब कुछ देखेगा। इससे बढ़िया है कि बातचीत कर ले, है ना। तो ये जहाँ तक है ऑप्शन सी लग रहा है ठीक ठाक। 25 देखिए, निम्न में से उन संख्याओं के संयोजन का चयन करें जो एक सार्थक शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो एक 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, तो इसको मैनेज करके एक सार्थक यहाँ पर जिसका सेंस निकले, तो ऐसा कुछ बनना है। तो देखिए ऑप्शन से ही बनाएंगे उसको। सबसे पहले 2 बोल रहा है, तो 2 को अगर हम ले तो n आ जाएगा, ठीक है। 2 फिर उसके बाद 7 लेना है, n के बाद 7 का से कोई बन सकता है क्या, कोई ऐसा कोई है ना कोई शब्द, तो n m से तो कोई मुझे लगता बनेगा। अगर हम b देखें 7 और 1, पहले 7 m फिर 1 MP, तो MP से भी स्टार्ट होके कोई शब्द ऐसा नहीं बनेगा, कोई वर्ड है ना मीनिंगफुल। 4th देखें मतलब C सॉरी, तो 4 और 7, पहले 4 लिया हमने A, फिर 7 लिया M, है ना, A फिर M, फिर 5 लिया, इसको थोड़ा देखते हैं 5 AM C, इससे भी मुझे लगता कोई बनेगा, ठीक है। अब एक ही है D, अगर हम देखें 5 और 3, पहले 5 लिया यानी कि C, फिर 3 लिया O, ठीक है। बनता है ना। देखो अब एक सेंस तो निकल, जिस प्रकार से इसमें जो दे रखे हैं यहाँ पर वर्ड्स, मतलब कि अल्फ़ाबेटिक उस हिसाब से जैसे कंप्लीट है अपने आप में, बनता है ना, कंपनी है तो बनता है ना CO 7 M 1 पे P है, ठीक है, COMP, यहाँ पर लिखता हूँ मैं दोबारा COMP, ठीक है। फिर है 6 L, फिर है 4 पे A, फिर है 8 पे I, फिर है 2 पे क्या है N है। कंप्लेन टाइप बन रहा है कुछ, है ना। तो ये बनता है ना एक मीनिंगफुल टाइप का सेंटेंस, तो ये जहाँ तक है ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखिए कोडिंग डिकोडिंग से भी आप लोग
ये तो इजी वे में हो सकता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, तो यहाँ पे इन्वेस्ट हम लोग टाइम नहीं करेंगे। तो ये इस प्रकार के आप बना सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, मैंने आपको समझा रहेगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। इसके बाद 28 ये भी एक सीरीज़ में है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन ये है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर TR फिर 4 दे रखा है ना। हम अल्फ़ाबेट देखते हैं ना, S है ना, TR इस प्रकार से देखते हैं ना, है ना, OPQR RST है ना, RST मतलब कि अल्फ़ाबेट में। तो ऐसे देखेंगे। इसके बाद जो अगला बना है ये वाला देखेंगे हम, ABC, ठीक है, ABC बना हुआ है, मतलब कि तीसरा ले रखा है, पहला और तीसरा, वहीं यहाँ भी पहला और तीसरा ले रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ कनेक्ट करना चाहें तो क्या बन सकते हैं, P। तो इस प्रकार से आप लोग उसको देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। 29 निम्न में से भिन्न अक्षर समूह को ज्ञात करना है। भिन्न कौन सा है इनमें से वो आपने देखना है, इसको देख लेना है आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये भी। अल्फ़ाबेटिकली चारों को देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक डिफरेंट लगेगा क्रम के अनुसार वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कथन का निष्कर्ष है, सभी डॉक्टर वकील हैं, कुछ वकील अभियंता हैं और सभी अभियंता दलाल हैं। तो इसके लिए एक थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके आपको देखना पड़ेगा। सभी डॉक्टर वकील हैं, ठीक है, डॉक्टर बना लिया आपने, तो ये डॉक्टर्स हैं, सभी डॉक्टर्स जो क्या है ये अपने आप में ये वकील है, ये सभी डॉक्टर क्या है, ये क्या है, वकील हैं ये सभी, ठीक है। इस प्रकार से कुछ वकील अभियंता है, ठीक है। इनमें से कुछ वकील जो हैं, अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर दे, कुछ है ना, सभी तो नहीं है, कुछ वकील क्या है, अभियंता है, ए से डिनोट कर देता हूँ मैं, ठीक है। सभी अभियंता क्या है, दलाल है। और ये जो कुछ मतलब कुछ में से सभी, अभी तो सभी हो जाएंगे ना, ये सभी, ये जो सभी अभियंता क्या है, क्या हो जाएंगे, ये दलाल हो जाएंगे, डी से हो जाएगा डिनोट, ओके। तो इस प्रकार से इसको डिनोट करके अब ABCD जो कथन कारण अनुसरण कौन सा वाला कर रहा है, कौन सा वाला नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही सॉल्व होगा, ओके। देन 31 निम्नांकित में से कौन सा महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत किसी व्यक्ति का चर्चा से विमुख होना प्रदर्शित करेगा। तो कौन सा ऐसे शारीरिक संकेत होंगे, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन सभी यहाँ पर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का चर्चा से विमुख होना, मतलब कोई चर्चा चल रही है तो इसके बाद वो अब कोई उसको मतलब नहीं है उस चर्चा से, तो वो क्या, कौन सा ऐसा तरीका जो वो करेगा, शारीरिक कौन से संकेत ऐसे मिलेंगे जिससे लगेगा कि अब वो चर्चा से विमुख होना प्रदर्शित कर रहा है। सिर हिलाने की कमी, सेकंड आँखों के संपर्क में कमी, या फिर आराम मुद्रा, या फिर साधारण भाव। तो ज़रूरी नहीं कि सिर हिलाने की कमी सही हो सकता है, या B आँखों के संपर्क में, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आँखों के संपर्क में ही रह के बात करे। साधारण भाव तो वैसे भी रख सकता है। आराम मुद्रा, अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि आराम मुद्रा, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अटेंशन में नहीं रहेगा ना, तो ये लग रहा है इसका आंसर। तो देखिए इसी प्रकार से जो कथन तर्क वाले हैं, इन्हीं को अगर सॉल्व यहाँ पर इन्हीं को अटेंड किया जाता CSET में, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में, तो देखिए इसी से जो है CSET हमारा क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे कथन कारण देखिए, मैथ्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है कोई बात नहीं, उसको छोड़ना ही सही है, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ना। नियमित व्यायाम संपूर्ण स्वास्थ्य और निरोग रहने में योगदान करता है। तो आप खुद ही काउंट करना क्वेश्चन कितने में, जो बता रहा हूँ कि हर किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है और क्वालिफाई रेंज तक वो पहुँचा ही देंगे। तो ये क्वेश्चन जैसे कि ये है कथन तर्क, इससे पहले भी जो कथन तर्क वाले हैं उनको भी आप काउंट करना। तो कम से कम 40 to 45 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, मिल रहे हैं, ठीक है ना। नियमित व्यायाम संपूर्ण स्वास्थ्य और निरोग रहने में योगदान करता है, ठीक है। तर्क है, यह कथन अनेकों वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित है जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर व्यायाम के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, अब तर्क क्या है नीचे प्रदर्शित कौन सा कर रहा है, तर्क कथन को मजबूत करता है, चलिए ठीक है, मजबूत ठीक हो गया। मतलब अब क्या मजबूत कब वाली स्थिति रहेगी, जब क्या कथन उसको कोई दिक्कत है क्या, नेगेटिव कुछ थोड़े से लचीला पड़ रहा है क्या, कथन पढ़ते हैं नियमित व्यायाम संपूर्ण स्वास्थ्य और निरोग रहने में योगदान करता है, तो ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई उसमें थोड़ा सा
कमी आ रही है सेंटेंस में, ऐसा तो नहीं है ना, तो मजबूत वाली बात थोड़ा देखेंगे आगे। बी, तर्क कथन को कमज़ोर कर रहा है, कमज़ोर तो नहीं कर रहा है ना, और पॉजिटिव उसको थोड़ा सा और अच्छे वे में बताया गया है इसमें तर्क में ना। सी, तर्क कथन का खंडन करता है, मतलब कि और ज़्यादा उसको क्या है बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बातचीत चर्चा हो रही है ना ज़्यादा। तर्क कथन के संदर्भ में अप्रासंगिक है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है लग रहा है। मजबूत वाली स्थिति, कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो जहाँ तक है मजबूत और ए या सी में से ही होगा जहाँ तक है। अब देखिए मजबूत वाली स्थिति तब आएगी जब थोड़ा सा पॉइंट वीक पड़ रहा हो, है ना, तो उसको मजबूत करने के लिए उसकी ज़रूरत हो रही है तर्क। तो जहाँ तक है खंडन कर रहा है, इसका मतलब और ज़्यादा उसके बारे में पॉजिटिव वे में बात हो रही है। ठीक, तीसरा, देखिए 4 दिवस कार्य सप्ताह को लागू करने से कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होगी कहते हैं। मतलब कि सप्ताह में 4 दिन कार्य, इससे क्या होगा, कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। धारणा, कर्मचारी कम समय सीमा के अंदर अपने कार्यभार को दक्षता से व्यवस्थित करने में सक्षम होंगे। तो क्या ऐसा होगा आपको लगता है? कर्मचारी कम समय सीमा के अंदर अपने कार्यभार को दक्षता से व्यवस्थित करने में सक्षम होंगे? अगर ऐसा हो तो क्या है? धारणा कथन से अप्रासंगिक है क्या? बी, धारणा कथन का खंडन कर रही है, या फिर सी, धारणा कथन को मजबूत कर रही है, जो धारणा है कथन को और ज़्यादा मजबूत बना रही है क्या लग रहा है आपको? या फिर डी, धारणा कथन को कमज़ोर करती है। क्या कमज़ोर कर रही है धारणा? तो देखिए 4 दिवस कार्य सप्ताह को लागू करने से कर्मचारियों की उत्पादकता में क्या वृद्धि हो जाएगी क्या ऐसा करने से? ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा डाउट ज़रूर लग रहा होगा इसमें। अगर ज़्यादा डाउट लगे तो स्किप करिएगा, नहीं तो थोड़ा सा इसको देख सकते हैं और लगा सकते हैं इसका सही आंसर। ठीक है, बाकी इसका ऑफिशियली जो आ जाएगा तो उसके हम लोग डिस्कस ज़्यादा करेंगे। कथन, शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करेगा। बिल्कुल सही बात है, कथन सही है। धारणा, सभी लिंगों के लिए शिक्षा की समान उपलब्धता नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देती है, जिससे आर्थिक विकास में योगदान होता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात हो रही है, क्योंकि शिक्षा में लैंगिक समानता एक कथन के रूप में बोल रहा है कि समानता को बढ़ावा देना आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करेगा। बिल्कुल सही बात है ना, एक हिसाब से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है आगे, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, क्या खंडन कर रही है धारणा कथन का, या फिर कमज़ोर कर रही है? कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या अप्रासंगिक है? ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। धारणा कथन को और मजबूत कर रहा है। देखिए जो कमज़ोर यानी कि बी और डी, सी तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया है। तो इसमें जो है कथन और धारणा की बात कर रहे थे हम लोग, हाँ। तो इसमें देखिए अब 2 तो एलिमिनेट हो चुके हैं ना डायरेक्टली। अब देखिए अप्रासंगिक, हाँ ठीक है, धारणा कथन का खंडन करती है, बिल्कुल सही लग रहा है। कथन मजबूत करती है, ठीक है। मजबूत वाली भी जहाँ बात है ठीक है, क्योंकि मजबूत फिर मैंने आपको जो बताया था जब थोड़ा सा लचीला वाली बात होती है ना। कथन अगर लचीला थोड़ा लग रहा तो उसमें लग रहा है, लेकिन ए जहाँ तक राइट लग रहा है इसका। बाकी ऑफिशियली देखा जाएगा इसको। अब देखिए फिर ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को आप लोग जब चेक करेंगे ना इनको, क्योंकि इतना समय तो इसमें ज़्यादा समय तो लगता नहीं है ना, हो जाएगा 1 से 2 मिनट जहाँ तक लग जाएगा इसको सॉल्यूशन करने में। चिन्ह को चेंज करके इंटरचेंज करके इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखें, इसको भी सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो इसके न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिक जो भी है चेंज करने पर कौन सा इसमें इसको प्रूव कर लेंगे। 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि बिना मैथ्स को अटेंड करने के बाद भी हमारा जो है क्वालिफाई रेंज तक हमको पहुंचा देगा सीसेट। तो कैसे, कौन से क्वेश्चन से? तो कथन तर्क इसमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं ना। तो कथन, सामाजिक जनसंचार माध्यम सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग व्यक्तिगत संवाद में कमी लाता है। तो देखिए मैंने बोला था ना मजबूत कर रहा है, तो क्या है यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव बात हो रही है उसके बारे में। सामाजिक जनसंचार माध्यम सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग व्यक्तिगत संवाद में कमी लाता है, ठीक है। स्टेटमेंट अपने आप में थोड़ा सा लचीला, मतलब कि नेगेटिव की ओर है। अब देखिए तर्क, यह कथन सोशल मीडिया के संभावित लाभों की अनदेखी करता है, जैसे कि नए प्रकार के सामाजिक अंतर्व्यवहार। तो इसमें जो स्टेटमेंट है, थोड़ा सा जो कथन है
नेगेटिव की ओर लेके जा रहा है, सो कि कमी वाली बात हो रही है। इसमें तर्क, यह कथन सोशल मीडिया के संभावित लाभों की अनदेखी करता है। हाँ बिल्कुल सही है, जैसे कि नए प्रकार के सामाजिक अंतर्व्यवहार और समुदाय निर्माण को सुगम बनाना, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए मजबूत करता है पहला स्टेटमेंट, दूसरा है कमज़ोर करता है, तो कमज़ोर तो कहीं से भी नहीं कर रहा है। अप्रासंगिकता ये भी नहीं है बिल्कुल। तो खंडन करना, ठीक है। तो जहाँ तक है ए या सी इसका राइट हो जाए, क्योंकि दोनों तो एलिमिनेट हो ही गए हैं। तो जहाँ तक है इसका आंसर बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बहुत करीब हम लोग पहुँच सकते हैं ना आंसर के। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न, कौन सा कथन इस विचार का समर्थन करता है कि नियमित रूप से पढ़ने से ज्ञानात्मक कार्यशैली में सुधार होता है। ठीक है, पहला है पढ़ने से शब्दावली और भाषा दक्षता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद अवकाश गतिविधि के रूप में लेते हैं, ठीक है ये बात भी। तीसरा है पुस्तकालय पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला उधार के लिए प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिए गए कथनों में से कथन प्रश्न की प्रकृति को उचित ठहराता है। तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, तीसरा भी। आप देखिए ये सभी भी है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास, तो जहाँ तक है ये सभी होना चाहिए। अगला है देखिए कथन वाले, हाँ 43 देखिए, 43 देखते हैं। भारी बरसात के कारण शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव हो रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और यात्रियों को असुविधा हो रही है। क्रियाविधि, शहर की नगर पालिका को जल भराव वाले क्षेत्रों को साफ करने के लिए शीघ्र अतिरिक्त कर्मियों और उपकरणों की तैनाती करनी चाहिए। सेकंड, शहर प्रशासन को जनता को निवेदित सलाह देनी चाहिए कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए गैर जरूरी यात्रा से बचे, बिल्कुल सही है। तीसरा, शहर के अधिकारियों को एक समीक्षा बैठक करनी चाहिए और भविष्य के लिए सुधार के आवश्यक उपाय करने चाहिए। भविष्य की बात हो रही है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम पे वो तो ऑन द स्पॉट वाली बात हो रही है ना। तो इसमें कौन सा प्रभावशाली है, अधिक प्रभावशाली की बात हो रही है, देखिए इसमें, ठीक है। इसके लिए अधिक प्रभावशाली केवल पहला, केवल 2 या फिर केवल 3 या फिर डी 1 और 2, बिल्कुल डी जहाँ तक है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रभावशाली कथन दोनों ही है ना उपरोक्त में। तो कथन 44 है अगला, शहर के प्रदूषण स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय क्षति की चिंता बढ़ गई है। क्रियाविधि, पहला औद्योगिक उत्सर्जन पर ज़्यादा सख्त नियम लागू करना। दूसरा, प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाएं। तीसरा, निजी वाहनों के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाएंगे। अस्थायी प्रतिबंध की बात हो रही है ना, निजी वाहनों के उपयोग पर। तो देखिए, तो इसमें राइट आंसर के लिए कौन सी क्रियाविधि ज़्यादा प्रभावी होगी, तो ज़्यादा प्रभावी की बात हो रही है शहर के प्रदूषण स्तर में वृद्धि जब हुई है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय क्षति की चिंता बढ़ गई। तो इसमें मतलब कि थोड़ा सा रैपिड जिसमें हो जाएगा, रैपिडली, है ना, तो वो है प्रभावशाली, वही आंसर रहेगा इसमें। प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे क्या, बिल्कुल वो तो होगा, ठीक है। तीसरा, निजी वाहनों के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध, मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी, है ना, अस्थायी की बात हो रही है, ये कर सकते हैं। औद्योगिक उत्सर्जन पर ज़्यादा सख्त नियम लागू करना, तो देखिए केवल 1 या फिर केवल 2, क्या इसमें तीनों में से कोई एक ही ज़्यादा प्रभावशाली लग रहा है कि जिससे कंडीशन तुरंत, मतलब तुरंत थोड़ा सा काबू में आ जाए, या फिर पहला और दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, तो क्या ठीक लग रहा है, ठीक है। जहाँ तक है ऑप्शन सी मुझे थोड़ा सा नज़दीक करीब लग रहा है, क्योंकि सी या डी में से ही आंसर एक होना चाहिए जहाँ तक है। तो आपने क्या किया ज़रूर कमेंट करिएगा। कथन निष्कर्ष 45 क्वेश्चन, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। तो जिसमें स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेज़ी से बढ़ रही है। निष्कर्ष पहला, कच्चे तेल का आयात करना होगा, क्या आयात करना होगा, मतलब कि इंपोर्ट करना होगा कच्चे तेल का ऐसी स्थिति में, क्योंकि घरेलू मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना जनसंख्या के अकॉर्डिंग स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में। या फिर दूसरा, घरेलू मांग में मांग कमी की जानी चाहिए, हाँ घरेलू मांग
में कमी की जानी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? कच्चे तेल का आयात करना होगा या फिर घरेलू मांग कम की जानी चाहिए? क्या राइट आंसर कौन सा अनुसरण कर रहा है? केवल एक कर रहा है या फिर केवल दो कर रहा है या फिर दोनों ही कर रहे हैं? तो क्या सही लगता है आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन में है? तो इसको आप अटेंड जरूर, इसको करना जरूर था अटेंड, है ना। अगला है योग्यता गरीब आदमी की धन संपत्ति है ना। योग्यता है गरीब आदमी की धन संपत्ति है। निष्कर्ष, एक गरीब आदमी हमेशा योग्य होता है? ऐसा तो नहीं है, एक गरीब आदमी हमेशा योग्य होता है। एक गरीब आदमी के पास धन संपत्ति कमाने की योग्यता होती है, बिल्कुल। एक धनी संपन्न व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ये भी हम नहीं कह सकते, तो एलिमिनेट करते रहेंगे इसको, ठीक है। पहला और तीसरा थोड़ा हम एलिमिनेट कर रहे हैं कुछ समय के लिए। एक धनी संपन्न व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, एलिमिनेट है। फोर्थ है यदि योग्यता हो तो एक गरीब व्यक्ति भी धन संपत्ति कमा सकता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए कहीं पर है ऑप्शन में 1 और 4 दोनों है क्या? वह निष्कर्ष चुने जो तार्किक रूप से कथन से फलित होता है, ठीक है। तो जहाँ तक है फोर्थ ज़्यादा प्रभावशाली है, आंसर हो जाएगा। आगे ये थोड़ा मैथमेटिक्स पोर्शन आ गया है 49। नीचे दिए गए अभिकथन देखिए, कथन अभिकथन है। कच्चा तेल प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है, कारण यह सभी ऑटोमोबाइल्स के लिए मुख्य कच्चा माल है। ऑप्शन से हैं क्या? दोनों सही हैं। स्पष्टीकरण ए और आर दोनों ठीक है क्या? या फिर बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, ऐसा है? या फिर सत्य है, पहला ही सत्य है, दूसरा जो आर है वो असत्य है, या फिर ए असत्य है और आर सत्य है? तो इसको भी अटेंड करने का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में देखिए बहुत सारे के जो इसमें क्वेश्चन बनेंगे, मतलब कि 2 ऑप्शन को राइट दे सकता है योग इसमें, क्योंकि कन्फ्यूजन, क्योंकि कहीं पर 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, जैसे कि ए और बी आता है, कई बार हुआ है ऐसा भी कि एक ही प्रश्न के तो मतलब कि 2 आंसर, इस प्रकार से भी हो सकता है इसमें, क्योंकि कथन कारण वालों में जरूर ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं कि मतलब कि केवल एक ही यहाँ पर सही है, ऐसी वाली बात है। कथन, क्या रसोई गैस पर सब्सिडी को कम करना अनुशंसनीय है? प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपरोक्त कथन की मजबूती से समर्थन कर रहा है? अब देखिए मजबूत कौन प्रदान कर रहा है। पहला, हाँ सब्सिडी प्राकृतिक संसाधनों में कमी लाती है, केवल उपभोक्ता को मूल कीमत का बोझ उठाना चाहिए, तो ये बात क्या राइट है? सेकंड, नहीं, इससे दैनिक उपभोग के वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी जिससे मुद्रास्फीति दर पर बुरा असर होगा, भाई बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या सही हो सकता है? क्या दोनों ही ठीक हैं क्या, है ना, या फिर केवल 2 ही सही है? इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कलाकृति, देखिए किसी कलाकृति का महत्व उस कलाकृति के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु से नहीं आंका जा सकता, है ना। केवल कलाकृति की आत्मा उस कलाकृति को स्पर्श कर उसे अस्तित्व में लाती है। कलाकृति इसलिए किसी इंद्रियजन्य अनुभूति में स्वलब्ध होती है। निम्न में कौन सा इसमें उत्तम होगा? पहला, कला सौंदर्य अनुभूति होती है। दूसरा, कला केवल कला के हित के लिए है। तीसरा, सौंदर्य दर्शक की आंखों में होता है, ठीक है, यहाँ पर बात तो कर रखी है, इंद्रजन्य वाली बात तो हो ही रखी है ना। या फिर डी, ए और सी दोनों है, कला सौंदर्य अनुभूति बिल्कुल होती है। तो जहाँ तक है राइट आंसर इसका डी, जहाँ तक है थोड़ा क्लोज जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन, ठीक है, अभिकथन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, सभी को पता होगा, है ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, और तो इसमें अभिकथन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, कारण चोरी चोरा नृशंसता पर हुई हिंसा। तो क्या सही होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं क्या? आर इसका सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं बोल रहा है, व्याख्या नहीं है कह रहा है, या फिर क्या हो जाएगा? तो जहाँ तक राइट आंसर इसका ए ही होगा जहाँ तक है। अगला है 55,
नीचे देखिए अभितरण, ठीक है, अभितरण टीका बीमारियों को रोकता है, ठीक है ना, तो टीके वाली बात है। कारण, बच्चों को टीका जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। क्या सही हो जाएगा, तो इसमें भी जहाँ तक है ठीक लग रहा है, ऑप्शन ए की तरफ ज़्यादा क्लोज हो रहा है, ठीक है, दोनों ठीक लग रहा है। टीका बीमारियों को रोकता है, बच्चों को टीका जरूर लगाना चाहिए, तो दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव बात कर रहा है, तो ए जहाँ तक है क्लोज लग रहा है, होना चाहिए क्लोज इसके। इसके बाद हाँ, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के जो 59 है, जैसे दिए गए विकल्प में से विलुप्त होना है, तो इसको भी जरूर अटेंड जरूर करना था। इसके बाद देखिए 60 5 पुस्तकें ABCD और E ए से प्रारंभ करते हुए एक के ऊपर एक निम्न प्रकार से रखी जाती है ना, ऐसे रखी हुई है, एक के ऊपर ABCD, पहले ए वाली बी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर इजी क्वेश्चन था, करना था अटेंड, और राइट होने के ज़्यादा चांसेस है, इसमें कोई ऐसा है नहीं इसमें। तो इसमें करते हुए हाँ ठीक है, सबसे नीचे रखी पुस्तक ए को हटाया जाता है और उसे सबसे ऊपर रख दिया जाता है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है बोल रहे हैं। तो करते हैं, देखिए अगर ए को हम हटा के सबसे ऊपर लगा देंगे तो सबसे ऊपर, अब तो ए आ गया ना, इसको सबसे ऊपर लेके गए, फिर उसके नीचे क्या आएगा, ई आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर सी रहेगा, फिर बी रहेगा, ठीक है। दूसरी बार अगर हम करें, फिर से सबसे जो पुस्तक नीचे उसको सबसे फिर से टॉप में ले जाना है ना, तो बी सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर उसके नीचे ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, लास्ट में सी तक लिखना, ठीक है। तो एक बार जब हमने हटाया, इसमें देखिए इस ए को जब हटाया तो ये वाली स्थिति आ गई, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक बार फिर से उसको जब हम लोग करेंगे, उसको फिर से हटा के सबसे ऊपर रखेंगे, फिर वाली स्थिति में फिर हम लोग काउंट करेंगे ना, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो बीच में कौन सा आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर इससे आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए कि जो डायरेक्शन वाला है ये भी इजी है। मोहिनी एक आयताकार भूखंड के दक्षिण पूर्व कोने पर खड़ी है, ठीक, तो एक आयताकार बना लीजिए आप ऐसे, तो आप सभी को पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको पता ही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो मोहिनी है वो कहाँ खड़ी है, दक्षिण पूर्व कोने पर खड़ी है, ठीक है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोना यहीं आ जाएगा जहाँ तक खड़ी है। इसके बाद वह विकर्ण के अनुगत, ठीक है, आपको पता है ना विकर्ण होता है, तो विकर्ण यहाँ से है, विकर्ण के अनुगत भूखंड को पार करना शुरू कर दिया, तो जब ऐसे यहाँ तक मतलब ऐसे हो जाएगा, पार करना शुरू कर दिया, ठीक है। आधी दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर, तो आधा यहाँ पर है ना, ऐसे चल रही है तो चलते चलते यहाँ पर बीच में रुक जाएगी, आधी दूरी बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़कर, तो इसका बायां किधर हो जाएगा, कैसे चल रही है तो इसका बायां हो जाएगा ना, बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चल रही है, कुछ दूरी चल रही है और फिर दाएं मुड़ गई, पहले इधर को आई, ठीक है, अब इसका बाएं दाएं हो जाएगा, फिर दाएं ओर मुड़ गई, फिर दाएं ओर मुड़ जाती है, ठीक है, इधर दाएं हो गया। अब वो किस दिशा में, ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, वेस्ट और ईस्ट, तो सॉरी वेस्ट और साउथ वाली ईस्ट है ना, वेस्ट और साउथ यानी कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम वाली स्थिति है ना इसकी, तो आ जाएगा राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 64 को भी देख लेते हैं, देखिए थोड़ा सा ये भी अपने आप में इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक्स, इसके लिए कौन से जो आंकड़े हैं पर्याप्त होंगे, प्रश्न है क्या एक्स सम है, तो देखिए एक्स सम होने के लिए देखते हैं कथन एक, पहला है x⁻³ मतलब x³ अपॉन 2 सम है, क्या ये चीज़ सम है। अब देखिए जब यहाँ पर x की हमें वैल्यू डिफाइन होगी तभी ये संभव हो पाएगा ना, ऊपर बोल रहा है कि क्या x सम है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें वैल्यू ज़रूर चाहिए। इसके बाद कथन सेकंड है 2³ रूट आ गया है ऑफ x सम है।
अब देखिए कथन एक अकेला पर्याप्त है, कथन दो अकेला पर्याप्त है, कथन या फिर दोनों पर्याप्त हैं या दोनों पर्याप्त नहीं है। तो दोनों पर्याप्त नहीं है ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो जहाँ तक है इसका राइट आंसर एक जो है, केवल अकेला एक पर्याप्त है, इससे जहाँ तक हो जाएगा, जहाँ तक है ना। ये भी थोड़ा क्लोज है, फिर भी रिस्क अगर नहीं लेना चाहें तो वो बात अलग है ना। तो थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना ही पड़ेगा, लेकिन आगे का क्वेश्चंस बहुत हैं। आपको मिनिमम आपको 40 से 45 के आसपास तो क्वेश्चन यहाँ पर करना ही अटेंड पड़ेगा। शब्द है इम्पॉसिबल के अक्षरों को वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ठीक है कितनी स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी। तो इम्पॉसिबल को अगर अक्षरों को आप वर्णमाला के उल्टे क्रम में आप लगाएंगे ना, सब ये क्रम आपको उल्टा लगाना पड़ेगा वर्णमाला के अकॉर्डिंग, फिर बीच में देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ है जो अपरिवर्तित रह रही है, तो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पर, ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन है ना, सीरीज़ वाला इजी क्वेश्चन है। 68 ये भी आप इजी क्वेश्चन है यहाँ पर और सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैथ्स को छोड़ते हुए इसके अलावा अब आगे हिंदी का जो एक शॉर्ट पैरा इसमें दिया हुआ है अपठित गद्यांश, यानी कि इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए सारे के सारे इजी हैं, कुछ संधि विच्छेद है, किसी में उपसर्ग प्रत्यय है, तो किसी में अलंकार है, और मुहावरे हैं, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, निरपेक्ष सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी ये जो अपठित गद्यांश है इसमें से हो ही जा रहा है। तो 13 क्वेश्चन तो आपके यहीं से ही राइट हो रहे हैं, है ना, एकदम सही हो रहे हैं ये 13 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 13 क्वेश्चन तो यहाँ से राइट हो रहे हैं, प्लस इसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इंग्लिश का इसमें अभी शायद आ नहीं पाया है इसमें PDF में, तो 6 से 7 प्रश्न जो है इंग्लिश के, उसमें से 2-3 प्रश्न तो हर कोई कर ही सकता है ना। 2 प्रश्न भी आप करेंगे तो 15 क्वेश्चन आपको यही मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कथन कारण, अगर आपने जो कथन और कारण वाले थे उसको अब आप अगर काउंट करें, उसके बाद जो रीजनिंग के हैं, प्योर जो रीजनिंग के जो हो सकते हैं एकदम ईजी वे में है, तो 8 से 10 प्रश्न वहाँ से आप निकाल लेंगे, है ना। इसके बाद जो आपके बच रहे हैं कथन कारण, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, 16 से 17 क्वेश्चन आप देखेंगे तो कम से कम 17 से 18 के आसपास क्वेश्चन है, 18 के आसपास क्वेश्चन हैं, या फिर 20 भी हो सकते हैं। आप काउंट करना, मैंने तो काउंट किए नहीं है। अब टोटल अगर आप ऐड करेंगे इसको तो ये लगभग ओवरऑल 42 के आसपास यहाँ पर बन जाएगा, जो कि क्वालिफाई रेंज से काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो जहाँ तो इससे जो है CSET यहाँ पर इतने क्वेश्चन से ही क्वालिफाई, कोई दिक्कत नहीं थी, क्वालिफाई यहाँ पर हो जाना था, जितने भी अभ्यर्थी परेशान हैं मतलब। तो इस प्रकार से एक एग्जामिनेशन हॉल में वही प्रेशर ज़रूर होता है ना, दिमागी प्रेशर। तो इसको देखना पड़ता है कौन से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, क्वेश्चन नहीं, कौन से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, स्किप करना है। तो देखिए जो भी है ऑफिशियल की के ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तो उसमें देखिए आप लोग क्या स्कोर बन रहा है, और कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और न्यू जो व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।